हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेपर डिकोड। यहाँ पर इस सीरीज में इस चैनल पर आपको मिलेंगे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी हमारा टारगेट है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वैकेंसीज पर और आरआरबी में जितने भी एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स के सब्जेक्ट से जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और फटाफट से आपका रिविजन करेंगे। ठीक है, आपने पढ़ाई की है या नहीं की है, फिर पहले का पढ़ा हुआ, ये सीरीज आपके काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल है अपना, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कमर्शियल यूनिट है जो आपके घरों में आती है कमर्शियली, जिसको आप बोलते हैं आज इतनी बिजली यूज हुई, आज इतना यूनिट बिजली यूज हुई, तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो होती है 1 किलोवाट आवर। आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है? देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, आप सभी को पता होगा। R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। तो वोल्टेज की यानी कि पोटेंशियल की जो यूनिट हो गई वो हो गई आपकी वोल्ट, और I यानी कि करंट की जो यूनिट हो गई आपकी एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर इज द फाइनल आंसर, और वोल्ट पर एम्पियर आपका सही जवाब होगा। इस तरीके से आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज आपको रिकॉल होती रहेगी, जस्ट बने रहिएगा एंड के क्वेश्चन तक। ठीक है, अगला का सवाल, तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। और ये सभी सवाल पहले के आए हुए हैं। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, इससे पहले भी जो भी मैंने आपको बताया वो भी पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ए यूनिट ऑफ वोल्ट पर यूनिट। अब इस बार इस सवाल को उल्टा करके पूछ लिया, वोल्ट पर एम्पियर किसकी यूनिट है? तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस की, अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया है। अगला सवाल आरआरबी ग्रुप डी का ही 2022 का, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल, द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो वोल्ट होती है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सीधे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं आरआरबी के एग्जाम में, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। आपका रिवीजन भी चल रहा है एक तरीके से और आपकी तैयारी भी चल रही है। आगे चलते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे आ जाते हैं भाई। रेजिस्टिविटी को रिनोट करते हैं रो से, और रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल होता है। ठीक है, तो आर की आप जानते ही हैं क्या होती है, यूनिट ओम होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए बाय एल, ए की जो यूनिट होती है एरिया की वो मीटर स्क्वायर होती है, और जो लेंथ होती है एल उसकी यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से 1 मीटर गया तो ओम मीटर बचा मेरे पास, तो ओम मीटर मेरा सही जवाब होगा। तो ओम मीटर मुझे जहां पर भी नजर आए उसे मैं टिक कर दूंगा, तो ये मेरा सही जवाब है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी होती क्या है? रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की दैट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन इज द यूनिट टू मेजर। आप न्यूटन यूनिट का जो यूज है किसको मेजर करने के लिए करते हैं? तो फोर्स की जो यूनिट होती है ना वो न्यूटन होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पावर आपको पता ही है, पावर किसकी यूनिट, पावर की यूनिट क्या है? पावर की यूनिट वॉट। ओके, फोर्स की यूनिट न्यूटन। ओके, इसके बाद क्या है? प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होगी? पास्कल। ओके, पास्कल लॉ पढ़ा है ना आपने। रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम। तो चारों बता दिए, ध्यान रखिएगा, काम आएगी आगे के क्वेश्चन में। द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी। साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिसिस्ट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, और कुछ और भी यूनिट है जो किसी न किसी साइंटिस्ट के नेम पे लिखी गई है। अगर इस क्वेश्चन को कहें ना तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपको साउंड की पता है ना, साउंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा होगा। तो हर्ट्ज आप देख सकते हैं किस नाम में आ रहा है, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। इस साइंटिस्ट के बारे में और भी कुछ पूछ लिया जाए तो भैया ये जर्मन साइंटिस्ट हैं। ठीक है, जर्मन फिजिसिस्ट इनको कहेंगे, जर्मन फिजिसिस्ट हैं। अगर हर्ट्ज की बात करें ना तो हर्ट्ज जो यूनिट है इसको प्रपोज किया गया था अर्ली 1920 में, यानी कि 19th सेंचुरी में जर्मन साइंटिस्ट हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज को ये ऑनर दिया गया कि हाँ ठीक है, उनके नाम पे साउंड वेव फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज रखी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो ये सवाल काफी ट्रिकी है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन है एकदम सिंपल। देखो इस सवाल में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें कुछ नहीं है, देखो वर्क डन की जो है आपको डेफिनेशन यहां पे दे दी गई है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये सीधा सीधा इसको बोल रहा है। तो यहां पे आप जानते हो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की जो होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर तो आपको सीधा सीधा मिल रहा है, लेकिन हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। न्यूटन मीटर को आप जूल भी कहते हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट जूल भी होती है, तो जूल भी इसमें है। इसके अलावा यहाँ पे ये और ये में आपको कंफ्यूज कर सकता है कि कौन सा नहीं है, और दोनों लगभग सिमिलर से लग रहे हैं। एक है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर और एक है किलोग्राम स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो एम ए फोर्स एफ इजिकल टू एम ए होता है, तो मैं यहीं पे एम ए लेके चलता हूं और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। ए इसमें होता है एसेलरेशन, एम इसमें होता है मास की होती है केजी, एसेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की इसमें होती है एस, डिस्टेंस की आप जानते हैं मीटर होती है, ठीक है। हमेशा आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए मतलब एरिया है या फिर एसेलरेशन है। देखो जो स्मॉल ए होता है वो एसेलरेशन होता है, और जो कैपिटल ए होता है वो एरिया होता है, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो। बाकी यहां पे तो फॉर्मूले में आप जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स होता है। अब आप यहां से निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो यहां पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यहां पे निकल रही है, तो यानी कि हमारा जो ये वाला आंसर है ना, ये भी करेक्ट है, यानी कि सिंगल एक आंसर बचा, ए इज नॉट करेक्ट, ए सही नहीं है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, अब देखो फोर्स की यूनिट आप पे पूछिए, तो फोर्स की यूनिट पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला, F इजिकल टू एम ए, ठीक है। मास की अभी मैंने आपको बताई मास इजिकल टू के जी, और ए की मैंने अभी आपको बताई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां पर निकाल लो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, इस तरीके से आप लिखते हो। तो इनमें से कौन सा नजर आ रहा है भैया, बी नजर आ रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की कौन सी यूनिट नहीं है। देखो सेल्सियस में नापते हैं टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, पास्कल तो प्रेशर की होती है, तो पास्कल नहीं है, तो पास्कल इज द राइट आंसर, बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, अभी बताया था रो आर ए बाय एल, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है, इससे मीटर आया, तो ओम मीटर यहां पे हो गई एसआई यूनिट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की। आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से आ गया 1 किलोवाट आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये पहले के क्वेश्चंस हैं। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट। अगला क्वेश्चन है अपने पास, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट। देखो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, उनकी जो कन्वेंशनल यूनिट होती है वो होती है क्यूरी, ठीक है। मैडम क्यूरी के नाम से यहाँ पे यूनिट ली गई है, तो कन्वेंशनल यूनिट होती है क्यूरी। और इसके अलावा इसकी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं ना, रेडियो एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो होती है बैकरल, ठीक है, BE स्पेलिंग रहेगी इसकी BECQUERE, ठीक है, बैकरल इसकी यूनिट रहेगी। एसआई यूनिट बैकरल रेडियो एक्टिविटी की, और कन्वेंशनल यूनिट क्यूरी। आगे चलते हैं। व्हाट इज मेजर्ड इन जूल, जूल में क्या मेजर किया जाता है। देखो पावर वॉट में मेजर की जाती है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, फोर्स न्यूटन में, तो एनर्जी बचा, तो एनर्जी हमेशा आपकी जूल में मेजर की जाती है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, देखो अच्छा सवाल है, हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ वॉट पर स्टेरेडियन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हेनरी जो है वो हमेशा मैग्नेटिज्म से जुड़ा रहता है, तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसका सही आंसर है। हेनरी पर मीटर जो है वो ऐसा यूनिट है किसकी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। आगे चलते हैं। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट टिक कर जाते हैं, जबकि गलत आंसर होगा। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है।
जो दूरी है वो नापी जाती है। ठीक है, अब 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं? देखो नोट कर लो, ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। वो 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये 1 लाइट ईयर में होते हैं, यानी कि इतने सारे किलोमीटर आपके लाइट ईयर में होते हैं। इससे भी बड़ी जो यूनिट है अगर मैं कहूं तो 1 पारसेक में कहूंगा। पारसेक, 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होते हैं एक पारसेक में। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। एक और होती है डिस्टेंस की यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसमें होते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं। देखो 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, हमेशा ध्यान रखना आपको, डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर। व्हाट इज द एसआई यूनिट? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कॉल्ड? तो डायप्टर में नापी जाती है, जो लेंस की जो पावर है ना वो डायप्टर में नापी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और टर्म्स भी दी हुई है, हाइपरमेट्रोपिक, मायोपिया या फिर प्रिस्बायोपिक, मायोपिक और प्रिस्बायोपिक। तो इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को आप जो दूसरा नाम देते हैं नियर साइटनेस होती है। ये नियर साइटनेस, ये आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। नियर साइटनेस, फार साइटनेस, और अलग 2 क्वेश्चन आपको दे देगा। इसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो जो इस बीमारी से ग्रसित होता है, जो इस बीमारी से बीमार होता है, उसमें उसको दूर का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता, पास का नजर आता है। अब देखो इसमें कंफ्यूज करने वाले नाम है। मायोपिया का जो नाम होता है नियर साइटनेस, ठीक है, तो इसमें नियर मतलब पास होता है, लेकिन इसमें नियर जो साइटनेस है ना उसमें पास का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। वहीं अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया की बात करूं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, इसमें फार साइटनेस इसका नाम दूसरा है, फार साइटनेस। इसमें क्या होता है, दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का नजर नहीं आता। ठीक है, तो ये आपको हमेशा नजर आता है। और अगर इसकी मैं बात करूं तो इसको कॉन्केव लेंस से सुधारा जाता है। कॉन्केव लेंस से इसका फोकस लेंथ ठीक फोकल लेंथ अप्रोप्रिएट किया जाता है, और इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। जब लाइट वाला चैप्टर आएगा तो उसमें आएगा, यहां तो हम यूनिट पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइट वाले चैप्टर में ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे। वहीं प्रिस्बायोपिया की बात कर लेते हैं। प्रिस्बायोपिया क्या होती है भैया? प्रिस्बायोपिया, ठीक है, ये ज्यादातर ओल्ड एज में होती है। क्या होता है, जो पर्सन है ना वो ना दूर का देख पाता है सही से, ना पास का देख पाता है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी खो देता है वो अपनी आंखों की। और इस जो प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया जाता है वो बायफोकल लेंथ से किया जाता है, बायफोकल लेंस। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो मायोपिया है कॉन्केव, जो हाइपरमेट्रोपिया है वो कॉन्वेक्स, और प्रिस्बायोपिया जो है वो आपकी बायफोकल लेंस से ठीक की जाती है। काफी समय दे दिया इस सवाल में, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी ऐसा यूनिट है? ठीक है, अच्छा सवाल है, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आए तो यहां पर इसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसकी हेनरी भी हो सकती है और वेबर भी हो सकती है। लेकिन जब बात फ्लक्स की आती है ना तो आप हमेशा वेबर ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो आंसर है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है ना वो वेबर होती है, ऐसा यूनिट। एनटीपीसी के क्वेश्चन में आया हुआ है 2021 में, आप ध्यान रखिएगा इस सवाल को अच्छे से। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। द मेजरमेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विच पास थ्रू अ गिवन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज एसआई यूनिट इज एज कैंडेला? कैंडेला किसकी एसआई यूनिट होती है? अच्छा सवाल है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 22, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द यूनिट ऑफ पावर इज, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। देखो पावर की जब आपके सामने यूनिट आ ही रही है तो आपको सोचने की जरूरत यहां पे नहीं होनी चाहिए, सीधा आपको वॉट पे टिक कर देना चाहिए। ठीक है, अब वॉट पे टिक क्यों कर देना चाहिए? देखो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। The unit of power is also joule per second. Joule per second. The unit of energy consuming per unit time. Per unit time. ठीक है, तो यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है? सेकंड होती है, इसलिए जूल पर सेकंड भी आप कह सकते हैं। जैसे हर्ट्ज वाले फिजिसिस्ट का नाम बताया था, वैसे ही वॉट जो है वो जेम्स वॉट के नाम पे रखा गया था, जेम्स वॉट को ऑनर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।
द यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज, यूनिट ऑफ पावर फिर से आ गया वॉट, देखो कितने सारे क्वेश्चन में आया हुआ है, जेई से लेके ग्रुप डी से लेके एएलपी में आपको यूनिट ऑफ पावर पूछी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डेसिबल, डेसिबल में नापी जाती है, डीबी से डिनोट करते हैं इसको, डेसिबल में इंटेंसिटी ऑफ साउंड को नापा जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा इस यूनिट का यूज किया जाता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखो अच्छा सवाल है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है आपका, लेकिन यूनिट का चैप्टर है तो बिल्कुल यहां पे आपको मिलना ही मिलना था। किसी सब्सटेंस की जो मेजरिंग यूनिट है ना वो मोल है, मोल में नापी जाती है किसी भी सब्सटेंस की। ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट भी कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट क्या हो गई, मोल हो गई। ठीक है, एक मोल में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। इसके अलावा टेस्ला कंपनी आप जानते हो ना, टेस्ला, ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर, जो अभी पीछे बताई थी। इसके अलावा जूल आप जानते ही हो, वर्क और एनर्जी की यूनिट है, वर्क एंड एनर्जी की यूनिट है। और इसके अलावा लक्स साबुन आपने देखा है ना, तो लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें आपका कंफर्म हो जाएगा लक्स का। ठीक है, तो लक्स जो साबुन यूज करते हो वो इल्यूमिनेशन, लाइट से रिलेटेड वो यूनिट रखी गई है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अभी पीछे बताया मोल है, कोई आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ वेट, वेट की यूनिट क्या होती है, देखो वेट की यूनिट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार वो सोचते हैं ग्राम होगी या फिर किलोग्राम होगी, तो यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि वेट की जो यूनिट होती है ना वो न्यूटन होती है। अब आप कहेंगे भैया ये क्या हो गया, और ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला है, ये अक्सर लोग अपना यहाँ पे जो नंबर है ना वो गवाए आते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो भी -1 -3 जो भी होती है आपकी, वो करी आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार वेट तो किलोग्राम में नापा जाता है या फिर ग्राम में नापा जाता है, जबकि जो वेट की यूनिट होती है वो होती है यूनिट, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं। क्योंकि वेट का एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है W = mg, जो कि सीधा रिलेट करता है फोर्स = ma। ठीक है, जो G होता है ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वेट में आपका मास के साथ ग्रेविटी इंक्लूड होता है, और मास की जो यूनिट होती है ना वो किलोग्राम होती है। तो किलोग्राम के साथ जब ग्रेविटी जुड़ जाती है ना तो वो न्यूटन बन जाता है। ठीक है, सीधी सी आसान सी भाषा में बता रहा हूं। और F = ma की आप जानती है न्यूटन होती ही होती है। करते हैं यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम। अब आपको मोमेंटम की यूनिट पता होने के लिए पता होना चाहिए कि भैया मोमेंटम का जो है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, देखो P से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, P = m × v होता है। ठीक है, अब m यहां पर होता है मास और v होता है यहां पे वेलोसिटी। देखो मास की आपको पता होनी चाहिए किलोग्राम, अभी पीछे बताई। वेलोसिटी की होती है आपकी मीटर पर सेकंड, तो सीधा सीधा आपके पास आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो आपका बी यहां पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री की बात आती है ना तो वहां पे हॉर्स पावर यूज किया जाता है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो जहां पे जो मशीन्स होती हैं उनकी जो पावर है उनको हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है, और 1 HP = 746 वॉट, आप इसको याद रख लो, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज है, क्योंकि लोग कई बार किलोवाट आवर वगैरह यहाँ पे चूज कर आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो हॉर्स पावर इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होने के लिए आपको इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को आप Q से डिनोट करते हैं, Q = I × T। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ चार्ज that passes through electrical conductor carrying 1 ampere in 1 second।
ठीक है, तो यहां पर जो करंट है 1 सेकंड में कितना चल रहा है उसे ही चार्ज बोलते हैं एम्पियर, और टी की होती है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड को आप कूलाम भी कहते हैं, सीधी सी बात है। लो भाई अगला सवाल, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम, सीधा सा आप याद रखो, सी से डिनोट किया जाता है कूलम, ठीक है, सी से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से, लेकिन यूनिट जो इसकी कूलम्ब है इसको आप सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन में कई बार रिपीट, काफी एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है होती है वो कूलम्ब होती है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है। अगला क्वेश्चन, ओम इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। लो भाई उल्टा करके पूछ लिया, हम गलत थोड़ा ना बताएंगे, रेजिस्टेंस की होती है। अगला क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस जो होता है वो प्रेशर पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, प्रेशर पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस को आप प्रेशर अपॉन एरिया कह सकते हैं। तो प्रेशर यानी कि फोर्स की जो यूनिट हो गई वो न्यूटन, और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ स्ट्रेस। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की होती है कूलम। आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की मैंने अभी आपको बताई थी, हेनर होती है, हेनरी होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की भी आज हमने डिस्कस कर ली इससे पहले, वेबर होती है। सेल्फ इंडक्टेंस बचा, तो सेल्फ इंडक्टेंस की टेस्ला होती है। तो भैया पहले का तीसरा है, यानी कि पहले का सी है, दूसरे का ए है, तो हमारा बी आंसर यहां पे सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद हो जाएगी। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स की यहां पे सीजीएस यूनिट की भी बात कर लेते हैं। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वो तो वेबर है, सीजीएस यूनिट भी है इसकी, और वो होती है मैक्सवेल, ये याद रखना, ठीक है, अभी पूछ लेता है कई बार। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की भी है सीजीएस यूनिट, वो है गॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी हमने पीछे डिस्कस करा था, वर्क और एनर्जी की जो यूनिट होती है ना वो होती है जूल, सीधी सी बात है। ये भी एक फिजिसिस्ट के नाम से यूनिट मिली, ठीक है, उनका नाम था जेम्स प्रिस्कॉट जूल, ठीक है, ऐसी रेफरेंस के लिए बता दिया, बाकी ऑप्शन में आपको मिल जाता है, जिसमें जूल होगा वो ही आंसर होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, वर्क और एनर्जी की जो एक कॉमन यूनिट है वो होती है जूल, और ये इन फिजिसिस्ट के नाम पे आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, किसकी कोई यूनिट नहीं है। तो भैया रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब डेंसिटी से डेंसिटी कट जाती है तो नो यूनिट बचती है भैया, चाहे किसी की भी डेंसिटी हो, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी तो मास अपन वॉल्यूम में ही नापी जाएगी ना, तो इसलिए नो यूनिट यहां पे हो जाती है। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, राइट आंसर इज बी। अगला चलते हैं, एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकंड अब आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका IT, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू IT होता है, और I की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, T की यूनिट होती है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट हो गई आपकी, चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट आपकी हो गई, ठीक है। Q इज इक्वल टू IT हमेशा ध्यान रखो, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में काफी काम आएगा, Q इज इक्वल टू IT। आगे बढ़ते हैं, द गैलन इज जनरली यूज्ड फॉर, गैलन का यूज कहां पर होता है, तो वो गैलन का यूज काम आता है वॉल्यूम मेजर करने में। जब बड़ी क्वांटिटी में लिक्विड होता है ना, जैसे आप तेल वगैरह देखोगे, पेट्रोल वगैरह देखोगे, तो उनकी यूनिट हमेशा गैलन में नापी जाती है। अब 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 1 गैलन में होते हैं 3.7854 लीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना, 3.78 या फिर 3.7 लीटर आप इसको कह सकते हैं। 1 गैलन में 3.7 लीटर होता है। विच यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। देखो एक अच्छा सवाल है ये भी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है, तो लाइट ईयर। अभी मैंने आपको बताया लाइट ईयर का यूज किया जाता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 9.4607 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होते हैं, ध्यान रखना। 9.4 भी आप इसको कह लो, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर अगला पूछ लिया है, प्रेशर की यूनिट क्या होगी। और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया,
2018, 16, 14 हर जगह पूछा जा रहा है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पर यूनिट एरिया। फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या ये आंसर में है? और आंसर में तो होना ही था भैया, क्योंकि यही होता है आंसर। तो आप आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की? तो एसआई यूनिट जो होती है वो पास्कल होती है। ये होती है डिराइव यूनिट। ठीक है, ये जो हमने अभी निकाली प्रेशर की, ये होती है डिराइव यूनिट और ये होती है एसआई यूनिट। आगे बढ़े भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ, फिर से आ गया भैया, प्रेशर की होती है भैया। कितनी बार बताऊं, कितनी बार सवाल आएगा? लो भाई, 2018 में भी आ गया। द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन। देखो, जब भी हम सोलर सिस्टम की जो डिस्टेंस है ना, किसी भी सन से किसी ग्रह की या फिर ग्रहों की ग्रहों में, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वहां पे यूज लेते हैं। अब 1 AU मैंने आपको पीछे भी बताया था, 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, न्यूटन। आगे चलते हैं 47, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फिर से आ गया न्यूटन। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, कौन सा गलत है इनमें से? देखो, फ्रीक्वेंसी की भी हमने पीछे डिस्कस करी, हर्ट्ज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, प्रेशर, देखो प्रेशर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स भी पीछे आ चुका है क्वेश्चन में, इसकी होती है वेबर। और तो सीधी सी बात है कि ये गलत है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यहां पे होती है सिमंस। ठीक है, और सिमंस को एक और बोलते हैं, सिमंस तो एक ऐसा यूनिट हो गई। सिमंस के अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए एक और यूनिट की जाती है और वो होती है मो। मो, जिसे आप ओम इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं भैया 49 क्वेश्चन पे। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो मीटर ही होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। आगे बढ़े। द एसआई यूनिट ऑफ जी इज सेम एज। देखो, जी की जो यूनिट है वो क्या होगी? जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन आ रहा है तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन के बराबर ही होगी ना, ग्रुप डी में आया हुआ है, तो सीधी सी बात है यही आपका आंसर होगा। एक्सेलरेशन इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल चलते हैं 51 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट? सेम यूनिट किसकी होगी? देखो, अभी हमने पीछे डिस्कस करा है। ठीक है, वर्क और एनर्जी की जो यूनिट है वो सेम रहेगी आपकी, जिसे आप जूल भी कहते हैं। ठीक है, वर्क और एनर्जी की जो यूनिट है वो सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी यूनिट है? ठीक है, इसके लिए आपको चारों की पता होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका जो आंसर है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द राइट आंसर। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी मैं आपको पीछे डिराइव करके बता चुका हूं। ठीक है, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोमेंटम की होती है P = mv से आप निकाल लेंगे, mv से आएगी आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, और प्रेशर की आपकी आ जाएगी फोर्स अपॉन एरिया से। ठीक है, तो आप उससे निकाल लेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। आगे बढ़ते हैं। वेट हैज इक्वल एसआई यूनिट ऑफ। वेट का जो एसआई यूनिट है वो किसके इक्वल में होता है? तो आंसर है यहाँ पे फोर्स। ठीक है, क्योंकि W = होता है mg और F = होता है ma। ठीक है, दोनों की जो यूनिट है वो न्यूटन होती है। आगे बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट? सेम यूनिट किसकी होगी? फोर्स एंड वेट की। वर्क और एनर्जी, फोर्स एंड वेट बोथ हैव इक्वल यूनिट्स। ठीक है,
न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ, न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है? वेट और फोर्स की। अभी पीछे बताया, कोई बार बार बताने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट? देखो सेम एसआई यूनिट किस किस की नहीं होती? देखो स्पीड और वेलोसिटी की सेम ही होती है, मीटर पर सेकंड। वर्क एंड एनर्जी की न्यूटन होती है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की मीटर होती है। ठीक है, तो फोर्स एंड प्रेशर यहां पर आ जाता है। देखो फोर्स होता है आपका F = ma और प्रेशर होता है आपका F अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग विच पेयर हैज नॉट सेम यूनिट? फिर से वही क्वेश्चन, देखो क्या ये क्वेश्चन सेम है क्या? बार बार हो गया क्या? 56-57 नहीं, सेम क्वेश्चन है। स्पीड एंड वेलोसिटी की सेम है, वर्क एंड एनर्जी की आपकी सेम रहेगी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, फोर्स एंड प्रेशर आपकी सेम नहीं होगी। तो सही आंसर होगा आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड की जो यूनिट है ना वो आपकी मीटर पर सेकंड ही कहलाएगी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की हो गई मीटर और टाइम की हो गई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है आपकी एक्सेलरेशन की। अगर एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इसको डेल्टा वी से कर देता हूं, और या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए इससे निकली है आपकी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो यूनिट है ना आपकी ऐसे निकली है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसआई यूनिट जूल पर सेकंड? जूल पर सेकंड, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे पावर = वर्क अपॉन टाइम होता है, क्योंकि जो पावर जो होता है ना वो रेट ऑफ वर्क डन होता है बाय एनी बॉडी। तो W/T, और वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और जैसा हमको पता है, और T जो होती है वो सेकंड होती है। तो जूल पर सेकंड सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि पावर की यूनिट होगी, इसलिए हमने यहाँ पे सीधा पावर सेलेक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। वोल्ट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। वोल्ट जो होती है वो पोटेंशियल की यूनिट होती है। 62 पे व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? फिर से आ गया, वोल्ट ही होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर आप देख सकते हो, इसमें डिग्री भी आ रहा है, सेल्सियस भी आ रहा है, फ़ारेनहाइट भी आ रहा है, और केल्विन भी आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पे सिर्फ यूनिट आ गया है, जबकि सारी ही यूनिट की हैं, लेकिन जब सिर्फ यूनिट आ गया है तो हम इसको ऐसा यूनिट मान के चलते हैं। ऐसा यूनिट की बात करें तो केल्विन होती है टेम्परेचर की ऐसा यूनिट, जिससे आप के से डिनोट करते हैं। और केल्विन जो होता है ना, अगर आप सेंटीग्रेड में यानी कि सेल्सियस में 273.15 जोड़ देंगे तो केल्विन आ जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। ओम मीटर किसकी यूनिट है? पहले ही पढ़ लिया था हमने शुरुआती क्वेश्चन में, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं ना, तो वो आपको रिकॉल रहने लगेंगे, आपको बार बार लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। 66 पे चलते हैं। डैश हैज ऐसा यूनिट ऑफ एम्पियर। एम्पियर किसकी ऐसा यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक करंट की होती है। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है। और आपको फिर से बता देता हूं, I = Q/T। अगर एक और यूनिट आप निकालना चाहो ना तो चार्ज कूलाम पर टाइम, इसकी कूलाम पर सेकंड, इसकी एक और यूनिट निकल सकती है, जबकि ऐसा यूनिट आपकी एम्पियर ही होती है। आगे बढ़ते हैं। What is the SI unit of retardation? रिटार्डेशन क्या होता है? देखो सबसे पहले समझो, रिटार्डेशन कुछ नहीं है, जस्ट ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसीलिए जो रिटार्डेशन है उसकी भी जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन इज जस्ट एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, आप ऐसा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू वॉट? 1 पास्कल इक्वल टू वॉट? तो आपको पता होना चाहिए पास्कल किसकी यूनिट होती है। पास्कल किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहां पे हो गई। तो मुझे यहां पे ये नजर आ रहा है ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिससे आप इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मैच द फॉलोइंग। देखो अब यहां पर गेम आता है आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने का। सीधी सीधी बात है, देखो 1 हॉर्स पावर 746 वाट, ये तो सही है। इसके बाद मैं बात करूं तो इसके ऊपर है 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर में होते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, कैसे पता चला बता देता हूं मैं आपको। देखो 1 किलोवाट आवर की जब बात करते हैं तो किलो को वॉट में चेंज करो, 1000 वॉट आ गया, मल्टीप्लाई बाय जो आर है ना इसको सेकंड्स में चेंज करो, 3600 सेकंड आ गया। अब आप देख सकते हो 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 जूल, यहाँ पे ये आ गया। तो ये किलोवाट आवर का हो गया। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ये इससे मैच कर रहा है। जो मैच नहीं कर रहा वो ये नहीं कर रहा, वॉट। ठीक है, यानी कि पावर जो है वो मैच नहीं कर रही है इसमें। इसने न्यूटन मीटर पर सेकंड इसको दे दिया, तो ए जो है वो गलत आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ? वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? और वेवलेंथ की मैं आपको बता दूं, जो एसआई यूनिट होती है ना, मीटर ही होती है। वेव से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि फ्रीक्वेंसी में चले जाओ और हर्ट्ज टिक करिए। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या है? यहाँ पे लेंथ को आप फोकस करो, और लेंथ जो है वो मीटर में ही होती है, इसको आपको देखना चाहिए। दो वेव के बीच की आप डिफरेंस आप उसको कह सकते हो। जो सक्सेसिव क्रेस्ट होते हैं उनके बीच की आप डिस्टेंस उसको बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 71 पे चलते हैं। विच वन ऑफ दीज इज अ सिंबल ऑफ मोल इन एसआई यूनिट? ठीक है, तो मोल को आप मोल से ही डिनोट करते हो। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो केमिस्ट्री है उसमें मोल को मोल से ही डिनोट करते हैं, MOL से, MOLE की बजाय। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर? इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर आपसे पूछ लिया तो सवालों को घुमा के पूछने का तरीका है। जो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है वही इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर कहलाएगी, तो किलोवाट आवर ही आपकी यूनिट हो जाएगी। तो सवाल को घुमा के पूछा जा रहा है और कुछ नहीं है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कूलाम पर सेकंड? देखो कूलाम पर सेकंड, कूलाम होती है आपकी कूलाम पर सेकंड आपसे कह रहा है। अब कूलाम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। और ये होता है बराबर आई के। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्योंकि Q इज इक्वल टू आई टी होता है आपका। ठीक है, चार्ज आपका होता है आई टी, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो सीधी सी बात है, ये किसकी यूनिट हो गई? एम्पियर की। एम्पियर आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ो, टाइम नहीं है। लक्स इज ऐसा यूनिट ऑफ, पहले भी आपको बताया, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, लक्स वाले ने अपना जो नाम रखा है ना वो यहीं से रखा है, इल्यूमिनेशन से। और इल्यूमिनेशन डिनोट करता है लाइट शाइनिंग को। ओके, ग्लो आता है ना लक्स साबुन लगाने से, तो यहीं से उसने ये नाम लिया है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड? देखो स्पीड सीधा आप मीटर पर सेकंड पे जाओ, आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। देखो स्पीड की यूनिट ये नहीं हो सकती क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं है, सिर्फ लेंथ है यहाँ पे। और स्पीड की यूनिट ये भी नहीं हो सकती क्योंकि सिर्फ टाइम दिया हुआ है, लेंथ नहीं है। यहाँ पे हर्ट्ज, वेव के चक्कर में ये मत खो जाना कि भैया हर्ट्ज इसकी यूनिट होगी। स्पीड की यूनिट पे जाना, मीटर पर सेकंड होगी। इसको ड्राइव करके भी आपको बता देंगे आगे। मेजरमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, यूनिट वाला जो चैप्टर है अपना फिनिश हुआ। अब मेजरमेंट पे आ जाते हैं और अपने क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट दैट इज यूज्ड टू मेजर, पहले भी बता दिया, डिस्टेंस होता है आंसर इसका। और डिस्टेंस से आप हमेशा ध्यान रखिए लाइट ईयर का। ओके, लाइट ईयर मतलब आपका डिस्टेंस होता है, इसका लाइट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लाइट से बस इतना लेना देना है कि ये लाइट की स्पीड के बेसिस पे यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे अब ये देखिए, अब मेजरमेंट की बात आ रही है तो मेजरमेंट को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर में होता है 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ध्यान रखिएगा इसको, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। डायरेक्ट कहाँ मिल रहा है आपको? ए ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, कई बार टॉर में भी पूछ लेता है। 760 टॉर होते हैं 1 एटमॉस्फेयर में, इसको भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है एटमॉस्फेयर और प्रेशर से रिलेशन में। 1 हॉर्स पावर आपको पता हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए। अब 746 वाट होते हैं। आगे चले, 746 वाट को क्या बोलते हैं भैया? 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। आगे चले, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू, डायोप्टर क्या होता है? अभी मैंने आपको पीछे बताया था, डायोप्टर जो होता है वो लेंस की पावर होती है। और लेंस की पावर यानी कि 1 डायोप्टर जो होता है 1/f फोकल लेंथ के इनवर्स होता है।
तो आप इसको 1 अपॉन मीटर भी कह सकते हैं, तो 1 मीटर इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, वेयर एफ इजिकल टू फोकल लेंथ, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज अ मीटर इक्वल टू, तो यहां पर आपको मीटर से मतलब नहीं है, यहां पर आपको माइक्रोन, माइक्रोन से मतलब है, माइक्रोन की जो सही डेफिनेशन है वो होती है 10 टू द पावर -6, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर आप इसको कह सकते हैं, फिर माइक्रोन कह सकते हैं। साउंड पॉल्यूशन को किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल में किया जाता है, ये हम पीछे बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, सीधी सी बात है, जो साउंड की जो मेजरमेंट है ना वो डेसिबल में ही होगी, आपकी जो लाउडनेस है उसकी, या चाहे उसको नॉइस पोल्यूशन कहो चाहे कुछ भी कहो। 1 किलोवाट आवर, ये मैं आपको पीछे कैलकुलेट करके बता चुका हूं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। कैसे आया? 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब तो याद भी हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, ये भी पीछे बता दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं, लो इस बार एक और क्वेश्चन आ गया है, 1 किलोवाट इक्वल टू किसके बराबर? तो 1 किलोवाट, किलो को जस्ट एक्सपेंड करो और जो पावर है यानी कि एनर्जी है उसको जूल पर सेकंड के अकॉर्डिंगली भी नापा जाता है, तो आप यहां पर कह सकते हो कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 5.5 किलोवाट आवर, ये लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपके मैथ के सवाल आ गए, फिजिक्स चली गई है, मैथ आ गई है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा 5.5 बताओ, तो भैया इसको 5.5 से मल्टीप्लाई और कर दो, 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो नियर अबाउट ये आपका आंसर आएगा 5 3 15 19 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 19.80 वाला है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब ये मैथ के कैलकुलेशन आ गई, तो जस्ट आपको इनको मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। आगे चलते हैं, 5.6 किलोवाट आवर, तो 5.6 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 19.8 इज द राइट आंसर। 20 पिछले क्वेश्चन के याद रखिए, 20.16 समथिंग इसमें आएगा। आप इसकी जस्ट मल्टीप्लाई आपको करनी है, 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5.6 इंटू 3.6 की। आगे चलते हैं, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, एटॉमिक रेडियस को किस में मेजर किया जाता है? तो एटम्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और उनको नैनोमीटर से मेजर किया जाता है। नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? नैनोमीटर में होते हैं 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस को कह सकते हो आप एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, ठीक है, एंड आउटर मोस्ट सेल, इसको आप कह सकते हो एक एटॉमिक रेडियस होती है इसकी। ओके, आगे चलते हैं इसके, 1 न्यूटन इक्वल टू आपसे पूछ रहा है। देखो, अब न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? kg होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब निकाल लो यहाँ से, देखो 1 kg सब में नजर आ रहा है और बस मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ नजर आ रहा है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मुझे बी ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, 4.6 किलोवाट आवर, फिर से वही आ गया, तो 4.6 को आपको 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। आप इसको निकाल के सीधा आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा बी, चेक कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, 2 किलोवाट आवर। लो भैया, ये तो अब और सिंपल हो गया, 2 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, तो 36 दूनी 72, तो 7.2 हो गया, तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ये इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो सब में 7.2 दे दिया, जस्ट यहाँ पे 10 टू द पावर में यहाँ पे हेरा फेरी कर दी, इसी वजह से लोगों के जो आंसर है वो गलत हो जाते हैं। तो आप देख चुके हो कि आप निकाल चुके हो पहले, तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, 4.2 किलोवाट आवर, तो 4.2 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ये तो याद ही हो जाएगा आपको, इतनी बार सवाल आ गया। तो जस्ट मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपके सामने आएगा। आंसर आएगा इसका 15.12। आगे चलते हैं, 1 नैनोमीटर में क्या होता है? 1 नैनोमीटर होता है भैया आपका 1/10 टू द पावर
9 मीटर, क्योंकि 1/10⁻⁹ मीटर होगा ना, तभी ये ऊपर जाके 10⁻⁻⁹ मीटर बचेगा। जल्दीबाजी में इसको मत करिए ना, गलत हो जाएगा। 9 होता है नैनोमीटर में, ये तो बात सही है। 1 कूलाम पर 1 सेकेंड, देखो 1 कूलाम पर 1 सेकेंड की बात करें तो कूलाम होता है आपका Q और सेकेंड होता है आपका T, और ये बराबर होता है आपके I के, और I होता है आपका करंट, और करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो B इज द राइट आंसर। आशा करता हूं समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 96 पिकोमीटर, पिकोमीटर को भी आप याद कर लो, ठीक है। इसकी पूरी लिस्ट में आपको एक वीडियो में बता दूंगा जितने भी होते हैं, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर। लेकिन यहाँ पे अगर बात हो रही है पिकोमीटर की, तो पिकोमीटर में होता है -12, ठीक है। 10⁻⁻12 मीटर इज कॉल्ड पिकोमीटर। 97, क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। 1 जूल, जूल की अभी हमने बात करी। जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सर्टेड, या फिर व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर अ ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर, ठीक है। तो हमने शुरुआत में ही बात करी थी, वर्क डन वाला एक क्वेश्चन आया था Fs cos थीटा, जिसमें हमने बात करी थी, ठीक है। उसी से यहां पे निकल के आ रहा है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ जूल, यानी कि वर्क डन। वर्क डन की जो यूनिट है आप उसको कह सकते हैं जूल। सबको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। द स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये आप ध्यान रखिएगा, ब्यूफोर्ट स्केल से जो विंड की है स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, ठीक है। कि जो हवा चलती है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर किया जाता है। अगर मैं इसके स्केल की बात करूं तो भैया इसमें 0 से लेके 12 तक की रीडिंग होती है। 0 से लेके 12 तक की रीडिंग होती है, और इस पैमाने पे विंड की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। ये आपको याद रखना है। कई बार आपसे पूछ लेता है कि हाँ भाई इस स्केल पे कितनी रीडिंग होती है, ये 0 से लेके 12 तक यूज किया जाता है। कॉरटकॉफ साउंड्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेजरिंग द, कॉरटकॉफ साउंड कब आता है? देखिए, जब आपका बीपी मेजर किया जाता है ना, तो जो साउंड आता है उसे कॉरटकॉफ साउंड कहते हैं। बीपी इज रिलेटेड टू कॉरटकॉफ साउंड, ओके। जब डॉक्टर आपके किसी मशीन से मेजर करता है ना, तो फिर जो साउंड आ रहा होता है उसे ही कॉरटकॉफ साउंड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 100 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग 5 डेज, ठीक है। 5 दिन तक 100 यूनिट का यूज किया गया। हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू जूल? देखो, अब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, 1 यूनिट आप कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर के बराबर है, ठीक है। क्योंकि जिसे हम यूनिट बोलते हैं उस कन्वर्शल यूनिट को 1 किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। अब 1 किलोवाट आवर कितना होता है, ये बार बार चीख चिल्ला के बता चुका हूं मैं पिछले क्वेश्चन में। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। तो यहां पर आपसे 100 यूनिट कह रहा है, तो आपको यहां पे जस्ट 100 मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पे ये हो गया, जस्ट यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁸। भैया ये जो 2 जीरो है ना, ये यहाँ आके जुड़ गई और ये 8 हो गया और ये जूल हो गया। तो जस्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन किस मैनर में आंसर चाह रहा है आप यहाँ पे लगा देंगे, और डी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे आज की जो क्लास है ना वो समाप्त होती है, क्योंकि आपके जो यूनिट एंड मेजरमेंट के जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे पूरे होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और जितने भी क्वेश्चंस उसमें अदर यूनिट्स के आ सकते हैं उसके साथ। इसको रिवाइज कीजिएगा फास्ट स्पीड में, लो स्पीड में, जैसे चाहो देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड से स्लिप हो जाती हैं, वो आपके काम आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करने दो, शेयर कर दो दबा के, क्योंकि ऐसे सारे चैप्टर आने वाले हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।